वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और हमारा सितंबर महीना जो है वो खत्म हो रहा है 2023 का। तो इसके आखिरी हफ्ते के क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हमसे बन सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। देखिए, सितंबर के 3 हफ्तों के करंट अफेयर्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, पूरा का पूरा उसके पीछे का पूरी एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है और अपलोड कर दिया है पूरा कि क्या क्या उसमें से बन सकता है। अगर आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको उसको देखना चाहिए, आपको उसके नोट्स बनाने चाहिए और समझना चाहिए कि उसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो मैंने बहुत 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 डिटेल में सारी चीजों को कवर कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग बैठ करके तरीके से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स जो है बनाओगे नहीं जब तक कोई फायदा नहीं है कुछ भी और करने का। देखो, नोट्स जब तक आप देखो भी आपने अगर अपने नोट्स पढ़ लिए तब तो बढ़िया बात है, सारी बात ही खत्म। लेकिन आप नोट्स लिखोगे नहीं, बच्चे बहुत होते हैं जो सुन लेते हैं वीडियोस को, लिखते नहीं है। तो देखो बेटा, नहीं होता फायदा ऐसे। सभी लोगों को पूरे पूरे नोट्स लिखने जरूरी बन जाते हैं। ठीक है, चलो देखो आ गया। ये वाले पीडीएफ है, आपको इस नंबर पे कॉल करके आसानी से जो भी पीडीएफ चाहिए होगी वो मिल जाएगी। इसमें से जो जो पढ़ना हो आप तसल्ली से बैठ के पढ़ सकते हो, सारे नोट्स को भी अपना कवर कर सकते हो। तो आज के हमारे सबसे पहले आर्टिकल्स मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट डेज से। तो देखो भाई, डेज कौन से है। सबसे पहला है रिवर्स डे। अब बहुतों को ये भी नहीं पता होगा कि रिवर्स डे भी मनाया जाता है। भाई बिल्कुल मनाया जाता है। फोर्थ संडे जो आता है ना सितंबर का, तब मनाते हैं। तो इस बार 24 सितंबर को पड़ा तो हमने 24 तारीख को मना लिया। कोई फिक्स नहीं है डेट, लेकिन हाँ चौथा उसमें मनाया जाता है। कनाडा के रिवर एक एडवोकेट थे, मार्क एंजिलो। उनके कहने पर ये दिवस जो है वो स्टार्ट किया गया था और तब से इसको मना रहे हैं हम लोग 2005 से। रिवर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, ये मुझे किसी को भी बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि रिवर्स इतने जबरदस्त कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीवन में। तो क्या कंट्रीब्यूशन है रिवर्स का, उसी के लिए जो है ये पूरा एक स्टार्ट किया गया है कि रिवर्स हमारे जीवन में, जैसे भारत की गंगा नदी है, ऐसी वर्ल्ड की बहुत सारी नदियां हैं, वो हमारे पूरे के पूरे दिवस में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, है ना। रिवर्स सारी जगह की, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगी, पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि एग्जाम में तो देखो किसी की कोई भी वर्ल्ड किसी पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रेट रिवर्स होती हैं, मतलब बहुत बार अलग अलग जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ इवेंट बनता रहता है। तो ये जरा याद कर लीजिएगा, ऐसा भी एक दिवस मनाया जाता है। अगला है 25 तारीख को अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस, अंत्योदय मतलब क्या होता है। अंत्योदय का मतलब होता है, मतलब क्या, ईटेबल्स प्रोड्यूस कर रही है। तो दीनदयाल उपाध्याय जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि बीजेएस भारतीय जनसंघ के और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी को फाउंडर कहे जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में 25 सितंबर 1916 में हुआ था। तो तब से 2014 से मोदी जी ने ये एक डिक्लेयर कर रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय दिवस। अंत्योदय अर्थ का शब्द होता है खाने की ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड है या पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको यहाँ पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, लोकल नेशनल ग्लोबल लेवल पर एक्टिविटीज रखने के लिए अंत्योदय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ब्राह्मण फैमिली में इनकी पढ़ाई हुई थी। सिक्कर राजस्थान में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, फिर ये कानपुर आए थे और फिर उन्होंने आरएसएस के साथ जुड़े थे ये 1937 में, जब ये सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। आरएसएस के बारे में इनको एक अपने दोस्त से पता चला था, फिर उसके बाद से इन्होंने ये ज्वाइन करा और ये काफी बड़ा रूप जो है इनका इसमें, या फिर काफी बड़ी शेप इन्होंने इस पूरे को प्रोवाइड भी करी थी। क्लियर हुआ। सो बेसिक बेसिक बात यह है कि ऐसे भी दिवस हैं
जो कि आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन यूपीएससी को तो पता है ना। तो यूपीएससी तो हमसे वैसे सवाल कर लेती है, चाहे हमको आते हो चाहे ना आते हो, यूपीएससी तो सवाल कर लेती है हमसे। तो वही बात है कि आपको सारे के सारे जो जो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ क्लास में कराई जाती है उनको तो लीव करना ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है उसी के लिए मनाया गया है, याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे। और उनके जब दीनदयाल उपाध्याय बहुत छोटे थे, 8 साल के, तब उनके दोनों माता पिता की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई और वो सारी चीजें जो है वो शुरू करी आगे। और फिर ये एक तरीके से आरएसएस के साथ ही पूरी तरीके से जुड़ गए, आरएसएस की एजुकेशन विंग में। इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनसंघ को आगे फॉर्म किया, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने। तो इन्होंने काफी सारा जो है जनसंघ के रूप में काम किया है। जनसंघ के प्रेसिडेंट 1967 में बने। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्ले जो है वो भी लिखा है। और ट्रैवल करते हुए अचानक से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किसने मारा कैसे मारा आज भी नहीं पता चला है। इनका जो शव है वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में जो है वो मिला था। ठीक है। तो ये भी आपको बात याद रखना है। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम इसीलिए चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है वो रख दिया गया है। ठीक है भाई। ये बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ऐसी छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम में पूरी बनेगी, पर यूपीपीसीएस का एग्जाम की जो प्रिपेयर कर रहे हो पूछा जा सकता है ना वहां पर कि भाई ऐसा क्यों हुआ था कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। तो उसके पीछे का रीजन तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उसके लिए इसमें दिमाग में रखना है। ठीक है। चलो अगले में बढ़ते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर। तो अगला हमारा ये वाला आर्टिकल है वर्ल्ड टूरिज्म डे का। सो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये वर्ल्ड टूरिज्म डे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन ज्यादा हम करने की कोशिश करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करें। कई कंट्रीज की तो इकोनॉमी ही जो है टूरिज्म पे डिपेंड करती है। इस बार की जो टूरिज्म डे की थीम है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी को ध्यान में रखते हुए हम बेटर वर्ल्ड की तैयारी जो है यहाँ पर वो कर सके। सो उसी के लिए पूरा ये तैयार किया गया है, ग्रीन सारी चीजों से जुड़ा हुआ। और इसमें ये याद रखिएगा वर्ल्ड टूरिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो उसको मनाती है। 1946 में उसकी स्थापना की गई थी। मैड्रिड स्पेन में उसके हेडक्वार्टर्स हैं। किसके हेडक्वार्टर्स? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। आप सभी लोगों ने क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं जहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उस पेज पे जाकर के ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में जाकर के आंसर में एक जगह पे इसको और ऐड कर लो। क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा उस चीज को तो आपको यहाँ पर पढ़ करके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को ऐसे लर्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसका नाम बदल के क्या रख दिया है? संविधान सदन। तो नई पार्लियामेंट के बारे में तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया। उसको डिजाइन किया है बिमल पटेल ने, लोकसभा राज्यसभा की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, टाटा बिल्डर्स ने तैयार किया है, थीम्स भी बता दी, सब बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ओल्ड पार्लियामेंट या फिर संविधान सदन के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो संविधान सदन जो है, संविधान दिवस तो हम 26 नवंबर को मनाते ही, लेकिन संविधान सदन जैसी भी एक जो है नाम यहाँ पर रख दिया गया है। सो संविधान सदन जो है पुराने संसद भवन का नाम है। पुराना संसद भवन जो है 1927 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर तैयार किया था। और एक बात आपको मैं बता दूं कि पहले इसका नाम जो है ना वो संविधान और ये सब कुछ था ही नहीं। पहले इसका नाम रखा गया था काउंसिल्स हाउस। पार्लियामेंट तो बाद में पड़ा है, पहले क्या नाम था? काउंसिल्स हाउस। इंग्लिश हिंदी देखो दोनों में आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है संविधान सदन के रूप में, इसको भी दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। और ये वही है लुटियंस जिन्होंने दिल्ली का भी डिजाइन तैयार किया है। लुटियंस दिल्ली बोला जाता है ना इसको, तो अलग से लुटियंस जोन भी है। तो उसी प्रकार से आपको ऐसा ये फैक्ट दिमाग में रखना है। ठीक है। तो ये जो है म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी रिच हिस्ट्री हमारी दिखाएगा, पार्लियामेंट के प्रोसेस के बारे में समझाएगा, पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, वो सारी बातें इसमें इनकलकेट करी जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका एक अलग से
क्या याद रखना है? ओल्ड पार्लियामेंट। पिक्चर आप देख सकते हैं ओल्ड पार्लियामेंट की, अगर आप में से कभी कोई गया स्कूल टाइम पे या किसी के पास है जाने का, तो वो भी उसको पता होगा संविधान सदन के बारे में। बाकी संविधान कैसा है, क्या उसमें चीजें होती है, तो देखो उसके लिए मेरी एक अलग से पूरी वीडियो है, मेरी अलग से एक प्रॉपर संविधान इसके पॉलिटी के ऊपर मैराथन क्लासेस हैं, वीडियो है, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, आपकी पॉलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे जाकर के आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और आगे पॉलिटी क्लास ली या फिर पॉलिटी पापा वीडियो करके डालोगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ये वाली चीज भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। इससे और कुछ नहीं है, आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा इससे, इनसे आपको ना पढ़ने में आसानी बहुत हो जाएगी। ये चीजें ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो बनता है ना देखो क्वेश्चन इन सबसे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है हमारा, अभी आपको पता ही है भाई, बड़ा मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप पढ़ लो, मैं बता देती हूँ। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये जो नया आया है ना यहाँ पर अभी, जिसमें ये व्हाट्सएप पे चैनल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और चैनल्स के अंदर आपका अलग से आप फॉलो करोगे, जैसे आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे और फेसबुक पे करते हैं ना, फॉलो कर लेते हैं, ऐसे व्हाट्सएप भी पीछे क्यों रहे भाई? व्हाट्सएप ने भी अपना यहाँ पे जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, तो व्हाट्सएप ने भी क्या कर दिया, यहाँ पे अलग से चैनल्स बना दिए। अब आप चैनल्स कर सकते हो ज्वाइन, प्लस का साइन आएगा वहां से आप ज्वाइन कर लो। मेटा ने स्टार्ट कर दिया, तो मैं तो यही कहूंगी सबसे पहले तो आप एक काम करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को ज्वाइन करो, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ मैं प्रमोशन कर रही हूँ, लिखो आप करो सब लोग, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है करना। ठीक है, ये आप वीडियो सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी चीजें करना। ठीक है, तो इसको गलत मत लीजिएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, तसल्ली से ज्वाइन करो उसको, व्हाट्सएप चैनल इसका। ठीक है भाई, चलो, तो ये वही है, बाकी आप और ज्यादा आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, बार बार चैनल पे कैटरीना कैफी क्यों आ रही है? मतलब बार बार जैसे ही वो व्हाट्सएप अपडेट्स में जाकर के चैनल वाला सेक्शन ओपन करते हैं, मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तो ज्वाइन कर रखा है मैंने, और कुछ नहीं ज्वाइन किया था मैंने, तो वहां पे बार बार ना जो है कैटरीना कैफ की अपडेट बहुत आती है, मतलब वो ही ज्वाइन करो, एक कैटरीना कैफ और एक अक्षय कुमार, आई डोंट नो व्हाई, मतलब आपकी भी आ रहा है क्या ऐसे ही? मेरे तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आई है, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर बताया है, टाइम्स हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है 2024 की। तो टॉप 3 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स की, और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो सबसे टॉप पे यहाँ पे रहे हैं। इंडिया की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रही है? वो 2017 से जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, वो यहाँ पे टॉप में रहा है। तो यही हमसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि कौन सा यहाँ पर टॉप में रहा है, सिंपल सा याद रखना है। ठीक है भाई, कौन रिलीज करता है रैंकिंग, वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये छोटे छोटे से जो मैं फैक्ट्स आप लोगों को लिखवा रही हूँ, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब जरा दिमाग में रखिएगा, इन सब से सवाल अच्छे खासे आपके बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है टोटो लैंग्वेज। टोटो लैंग्वेज जो है अभी उसकी अपनी खुद की डिक्शनरी तैयार हो रही है, तो बात यह आती है भाई कि ये टोटो लैंग्वेज क्या है। नाउ व्हाट इज दिस टोटो लैंग्वेज, अब अपने को ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी नाम नहीं सुना होगा, है ना। तो जरा टोटो लैंग्वेज के ऊपर मैंने आपको जो पूरी तरीके से रिसर्च करी है, मैं आपको समझा देती हूँ। टोटो लैंग्वेज तिब्बत के रीजन में साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है, जो कि इंडिया और भूटान के लोग बोलते हैं। टोटो पीपल बोलते हैं असल में कहाँ पर, जो कि वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं, टोटोपुरा जगह का नाम है टोटोपुरा। ठीक है, तो वहां पर ये लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि शुभपारा, दुंचीपारा, पंचायत यात्रा, ये जो रीजन है ना, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी सुना है? जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी जो है ये रीजन कहाँ पे पड़ता है? ये रीजन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, और ये वही जलपाईगुड़ी है जहाँ पे बेरुबाई रीजन भी पड़ता है, और यहीं पर ही वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट, नहीं हाई कोर्ट की बेंच बैठती है। हाई कोर्ट नहीं बैठता, हाई कोर्ट तो आपको पता है ऑलरेडी अलग से वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है।
लेकिन उसके एक बेंच बैठती है जलपाईगुड़ी में। प्रिंसिपल सीट और बेंच बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल सीट और बेंच लर्न करके जाना हाई कोर्ट वाले के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है इस पे सवाल, पहले तो नहीं पूछे थे कभी, पर पिछले हाल फिलहाल के मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ ऐसे सवाल आने लग गए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ के जाना है। देखो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो अपने को तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना भाई। तो बस वही है, जो पूछा जाएगा भाई, जो ट्रेंड में चल जाएगा अपने को वो लर्न करके जाना है, अपने को वो आना चाहिए। तभी फायदा है अपनी पढ़ाई का, वरना कोई यूज नहीं है हमारी पढ़ाई का। आपको ऐसे ही धीरे धीरे करते करते लर्न करनी पड़ेंगी चीजों को। लर्निंग इज द की, जिसमें आप बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से जुगाड़ कर सकते हो आगे। मैं तो यही बोलूंगी भाई, जो भी आप में से पढ़ाई कर रहा है ऐसे जुट जाओ ना पढ़ाई के अंदर, मतलब बढ़िया तरीके से सब लोग लग जाओ अच्छे से पढ़ाई में। कि अपने को ना मिलनी है जॉब, कहीं नहीं जाएगी हमसे, हमें पता है कि अपने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कहीं ना जाए अपने से। तो वैसा वाला हिसाब बना लो कि भाई मेरे लिए ही बनी है ये पोस्ट। ठीक है, अगर मेरे लिए पोस्ट नहीं बनी ना तो फिर किसी के लिए भी नहीं बनी। ऐसा वाला दिमाग में रखोगे ना, देखना मैं सच बता रही हूँ, होता है। ठीक है, मैंने खुद ने सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर किया है, सीडीएस का क्लियर किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक है, मेरा तो चलो मेडिकल इश्यूज है, आई एम मेडिकल आउट, तो मेरा तो मेडिकल इश्यूज की वजह से आई एम आउट। बट आप लोगों का तो मेडिकल इशू नहीं होगा ना ऐसा, तो आप लोग तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस वही चीज है, आपको पूरे तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखते जाइएगा, लिखते जाइएगा कि टोटो लैंग्वेज कहाँ की है, मैंने जो जो बताया है कहाँ की लैंग्वेज है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसकी लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। एम एस स्वामीनाथन सुना होगा आप सभी लोगों ने, न्यूज तो आप लोगों ने ये देखी होगी। एम एस स्वामीनाथन जो हमारे सबसे रिनाउंड एक एग्रीकल्चर आर्टिस्ट कहे जाते हैं, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। तो देखो भाई, एम एस स्वामीनाथन को देखो, दिमाग में दो बातों को रखो, मेरे साथ सुनो, आओ पढ़ो मेरे साथ अच्छे से, सुनो अच्छे से। एक तो है नॉर्मन बोरलंग, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, यूएसए से बिलोंग करते थे ये। ऐसे इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के, वो कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ इनके बारे में और, एम एस स्वामीनाथन की जो डॉटर है, उनका एक का नाम है, तीन डॉटर्स हैं वैसे इसकी, इनकी इनकी एक डॉटर का नाम है सौम्या स्वामीनाथन, ये डब्ल्यूएचओ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत है, जो भारत को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं, घर की बेटियां इतने लंबे बड़े प्रोग्रेस पे, इतने बड़े ऊंची पदवी तक पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये भी बात एक है, याद रखिएगा। तो एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर हमें HYV सीड्स का कॉन्सेप्ट दिया है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। इंदिरा गांधी के समय में 1969 में जब ये स्टार्ट किया गया था, जो कि पंजाब हरियाणा और यूपी में स्टार्ट किया गया था, सबसे ज्यादा फायदा व्हीट का हुआ था पंजाब के रीजन में। तो इन्होंने ये वाली सीड्स जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज को डेवलप करने की स्टार्ट करी थी। तो इनकी यहाँ पर जो है 28 सितंबर को 98 की एज में इनकी डेथ हो गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहलाती हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में दिमाग में रखिएगा ये फैक्ट्स को, इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन, समझे भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर स्वाति नायक, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो है नॉर्मन बोरलंग के बारे में बताया, ऐसे नॉर्मन बोरलंग के ऊपर एक अवार्ड दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलंग अवार्ड बन गया है, जो कि इस बार इंडिया की एक लेडी जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति नायक, उनको दिया गया है। उनको इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो द्वारा है, एक इंडियन साइंटिस्ट है, उनको ये नाम जो है वो दिया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने ये अवार्ड दिया है, और ऐसे साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने कुछ अलग से किया हो 40 की कम उम्र में। इन्होंने, जैसे कि हम आपको पता है कि राइस हम डेवलप करते हैं, राइस डेवलप करने के लिए अपने को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है अगर हमें राइस को डेवलप करना हो। इस केस में क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसा राइस की वैरायटी डेवलप की है जिसको उगाने के लिए जो है ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ पे सूखा पड़ता है, उस एरिया में भी उसको हम उगा सकते हैं।
तो ये जो फीमेल है, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी डॉक्टर स्वाति नायक, जिन्होंने इतनी बढ़िया चीज जो है वो राइस की वैरायटी में की है। तो नॉर्मन बोर्लंग अवार्ड उसी को दिया जाता है, जैसे नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज दिया जाता है जिसने अलग अलग फील्ड में कुछ किया हो। तो एग्रीकल्चर के लिए तो कुछ है नहीं ना हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए है, मैथ्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए तो अवार्ड है नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं इंडिया लेवल पे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवाया था। ऐसे ही एक और ये अवार्ड दिया जाता है, बिहाना दीदी करके इनको बोला गया है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक एग्रीकल्चर के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। समझे बात को? तो इस तरीके से याद रखना, अपना ना बिल्कुल क्लैरिटी रखो। मैंने आपको क्लियर किया नॉर्मन बोरलंग कौन है और एम एस स्वामीनाथन कौन है। नॉर्मन बोरलंग कौन है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं, और जो एम एस स्वामीनाथन है वो कौन है, जो कि इंडिया लेवल पे जाने जाते हैं। तो एक उनका आर्टिकल अलग था, इनका आर्टिकल अलग है, दो अलग अलग आर्टिकल से मैंने अलग अलग वे में आपको एक्सप्लेन किया। आप समझे बात को? ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी ना चीजें, ऐसे ही याद करनी है। ठीक है? कभी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम इस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, हमको ऐसा हो रहा है। आपको मिलेंगी वीडियोस उसके ऊपर, गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर उसके ऊपर। तो घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, पढ़ाई करते रहनी है। पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आने देना। चाहे अभी बहुत सारी छुट्टियां आई थी, है ना, अभी इकट्ठा 3-4 दिन की छुट्टियां आई ना हमारे पास, लॉन्ग वीकेंड था, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो जारी रखेंगे, आधा घंटा तो निकालेंगे भाई करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो ये कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी निशानी होती है कंसिस्टेंसी को रखना। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर देखेंगे आप सभी लोग। ये है स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि आदि शंकराचार्य को डेडिकेट किया गया है। और ये ओमकारेश्वर जो है जगह, ओमकारेश्वर एक डैम भी है मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर, उसी को डेडिकेट करते हुए, नर्मदा रिवर पे ही बनाते हुए एक अलग से मंदाता हिल नर्मदा रिवर ओमकारेश्वर खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये स्टार्ट किया गया है। कौन सी जगह पे स्टार्ट किया गया है? खांडवा जिले पर या खंडवा जिले पर। स्टैचू ऑफ वननेस, एकता, एक एकात्मकता, ये एकता तो है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी अलग से, तो ये वननेस, एकात्म एकात्मता। ठीक है, थोड़ा बोलने में अगर मुझे फंबल हो गया तो माफी चाहूंगी, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि सही शब्द इस्तेमाल ही करूँ मैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है एक स्टार्ट किया गया है, अभी ही इसको अनवील किया गया, पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पेशली कि आदि शंकराचार्य कौन है, तो आदि शंकराचार्य, जिनको शंकरा के नाम से भी जानते हैं, अद्वैत वेदांता का शुरुआत इन्होंने करी थी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, गायत्री मंत्र, इन सब के ऊपर जो है अलग अलग से कमेंट्रीज भी लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने जो है 4 मठ का इस्टेब्लिश करा है, जोशी मठ, जो कि बड़ा न्यूज में रहता है क्योंकि जोशी मठ में लैंड स्लाइडिंग के एक बहुत सी खबरें हमें देखने को मिलती है। तो जोशी मठ एक है, दूसरा चमोली में है ना ये जोशी मठ, एक शिंगरी मठ, ठीक है, दूसरा गोवर्धन मठ, और एक द्वारका मठ। जोशी मठ चमोली में, दूसरा शिंगरी मठ चिकमंगलूर कर्नाटका। चिकमंगलूर और किसके लिए फेमस है? चिकमंगलूर है कॉफी के लिए फेमस। किस लिए? कॉफी। कर्नाटका तो वैसे ही भारत का कॉफी बोल कही जाती है, पूरे भारत की सबसे ज्यादा जो कॉफी उगाई गई है वो कर्नाटका में उगाई जाती है, 2/3 वही उगाते हैं। फिर है गोवर्धन मठ, मठ पुरी, पता है ना सबको, जगन्नाथपुरी, ये हमारी पिलग्रिमेज तीर्थ स्थानों में से भी एक है। फिर है द्वारिका, द्वारिका वही वाली द्वारका। ठीक है, ये वो मत समझना, मैंने पिछली वीडियो में द्वारका एक और बताया था, द्वारका सेक्टर 25 यशो भूमि वाला, वो दिल्ली वाला द्वारका है, ये गुजरात वाला द्वारका है। तो डिफरेंस है। ठीक है, दो द्वारका है। एक आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है मठ स्टैब्लिश किया था आदि शंकराचार्य ने, द्वारका मठ गुजरात वाला, जो कि हमारा एक तीर्थ स्थान भी है। एक और द्वारका है जहाँ पे यशोभूमि बनाया गया है, वो दिल्ली में बना हुआ है, द्वारका सेक्टर 25 में। तो 4 ये हैं ज्योतिर्मठ जिनको कहा जाता है। सो आदि शंकराचार्य, जो जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी पिछली जो है एक तरीके से पिछले मतलब टीचिंग्स में, फिलोसफी में, टीचर एक तरीके से। ठीक है, हर एक टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, इसी प्रकार से इन्होंने अद्वैत वेदांता की टीचिंग्स हमको सिखाई थी, संस्कृत में लिखा है पूरा। और वेदांता को बहुत इजी लैंग्वेज में लेकर के हिंदू साधना को आसान बनाने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, राजा रवि वर्मा का नाम सुना है? राजा रवि वर्मा, जो कि बहुत धमाकेदार मैं कह लूं, या मैं अपनी भाषा में धांसू पेंटर कह लूं, वो थे। ये वो उनके मतलब एक तरीके से राजा रवि वर्मा ने इनकी बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी बनाई। ठीक है, उनको मानते थे खूब, इनकी पेंटिंग्स भी काफी बनाई है।
तो इस प्रकार से है, छोटे से आर्टिकल्स है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, बस ये बेसिक बेसिक बातें हैं, इनके बारे में याद रख लेना। उपनिषद वगैरह इन्होंने काफी लिखे हैं, केन, कठ, प्रशंसा, मुंडक्या, मुंडका, तैत्तिरीय, मुख्य, काफी सारे उपनिषदों के बारे में इन्होंने लिखा है। और इनकी जो ये पूरी एक जानने वाली है ये चीजें, कि हम लोग इनके लिए काफी सारे बनाते हैं इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में ऐसा बन सकता है, मतलब मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि आ सकता है एग्जाम। बाकी देखो, जहां तक मैं बात करूं क्या और भी स्टैचूज हैं, तो बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पता ही है, गुजरात, वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड। ऐसे ही एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को है, श्री रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड। तो इस प्रकार से ये एक और स्टैचू है, ठीक है, ये तेलंगाना में बना हुआ है। तेलंगाना के हैदराबाद जो उसकी कैपिटल है, जहां पे इसका हाई कोर्ट भी है, वहां बना हुआ है। तो स्टैचू ऑफ ये अलग है। ऐसे ही एक स्टैचू ऑफ बिलीफ भी है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये नाथ द्वार राजस्थान में बना हुआ है। विश्वास संपूर्ण नाम से जाने जाते हैं, नाथ द्वार राजस्थान में बना हुआ है। ठीक है, एक बिलीफ यूनिटी हो गया। अब एक है पीस, स्टैचू ऑफ पीस भी बना हुआ है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस भी आपको दिमाग में होना चाहिए। स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर के सोमवार में बना हुआ है, तो एक ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से जो ये स्टैचू होते हैं पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और है, एक और बता दूं समृद्धि के लिए, प्रोस्पेरिटी स्टैचू। प्रोस्पेरिटी का स्टैचू जो है रामवी सुतर द्वारा बनाया गया, बैंगलोर के जो फाउंडर है नाग प्रभु, उनको डेडिकेट करते हुए। नाग प्रभु बोला जाता है केम्पे गौड़ा। बैंगलोर को फाउंड किसने किया था? केम्पे गौड़ा ने। तो आप कभी बैंगलोर गए हो तो आपको पता होगा, बैंगलोर के जो उनका मेन है ना वो एयरपोर्ट, उसका नाम भी केम्पे गौड़ा एयरपोर्ट ही है। तो उनको नाग प्रभु भी बोला जाता है। तो उनको डेडिकेट कर दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये स्टैचूज की कुछ लिस्ट है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, किसको डेडिकेट किया गया ये पता होना चाहिए। अगर इतने फैक्ट्स भी आप याद कर लोगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने वन डे एग्जाम्स को कवर करने में। तो ये बेसिक बेसिक बातें दिमाग में रखनी है आप सभी को। ये है हमारे सारे आर्टिकल्स। ठीक है भाई, ये सब चीजें पढ़ के जानी है, जितना भी आर्टिकल्स मैंने आपको यहाँ पे कवर अप कराए हैं मैंने, ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों से डायरेक्टली जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक बेसिक बातें याद रख लीजिएगा, पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इनको लर्न करना पड़ेगा, लर्न करोगे तभी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। स्कोर अच्छा आएगा तो बिल्कुल आपको भी अच्छी लगेगी, और हमको पढ़ाने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, बाकी कैसा लेक्चर लगा बताइएगा जरूर। अब डेली शॉर्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, ओनली करंट अफेयर्स से। तो आप उन शॉर्ट्स को भी थोड़ा सा पढ़िए। उन शॉर्ट्स को आप पढ़ोगे तो आपको उससे भी फायदा मिलेगा काफी ज्यादा। तो शॉर्ट्स भी आपको लर्निंग में हेल्प देते हैं। ठीक है, आप उनको भी जरा पढ़िए। और आपको कैसे लगते हैं वीडियोस, यार कमेंट बॉक्स नहीं करते हो यार, आप लोग कमेंट नहीं बताते हो, बड़ा बुरा लगता है। कमेंट किया करो यार, मतलब कमेंट जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा फील आता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यार ये जरूरी है बहुत। ठीक है, तो जरा एक बार कमेंट वमेंट करके बता दिया करो अच्छे से कैसी लग रही है आपको वीडियोस। ठीक है, तो अपने को भी अच्छा लगता है थोड़ा सा इससे। ठीक है भाई, चलिए कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करती रहिए।